कह रहे थे कि और मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा बताया था हम लोगों ने कि जो मैग्नेट होता है वो क्या होता है, उसके थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक कर रहे थे। तो मैग्नेट के जो मैंने बताया था थोड़ा सा, उससे एक दो बातें और बता देते हैं मैग्नेट से। और एक तो हमने बताया था कि जो मैग्नेट होता है वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है, और दूसरा हमने बताया उसमें कि मैग्नेटिक बार मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट, वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोल में हैंग करता है, अलाइन करता है। जब भी कभी किसी भी डायरेक्शन में कर दो वो नॉर्थ साउथ में ही रहता है। ठीक है, तो आगे उसके बाद क्या बताया कि एक मैग्नेट है, हमने ये भी दिखाया था कि जैसे एक बार मैग्नेट होता है, यहाँ पे मैं उस हेडिंग डालता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स कर लेते हैं, एस लगा लेते हैं। ये हेडिंग है, इसमें बीच में एक दे रखा है एनसीईआरटी में, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। वैसे तो मैंने कहा था, लेकिन इसको जो सा एलाबोरेट कर दूँ इस चीज़ को। ये हमारा बार मैग्नेट होता है, एक बताया था हमने। ये एक इसका पोल है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये जो पोल होता है ये थोड़ा सा बार मैग्नेट के थोड़ा सा अंदर होता है, बिल्कुल किनारे पे नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे इसको अगर हम दिखाएंगे तो ये हम पोल दिखाएंगे। ये पॉइंट इसलिए दिखा कि यहाँ पे जो है ना स्ट्रेंथ जो ना काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो जैसे हमने ये साउथ दिखा दिया, नॉर्थ दिखा दिया, ये है। ये जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलता है, साउथ में इंटर करता है ये। ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलता है, साउथ में इंटर करता है। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है कि ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे रेजेस इससे निकलते हैं, इस तरह से जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से चल रहे हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये होता है। ठीक, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जहाँ तक, जैसे ये हम कैसे पता करें कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे अगर आयरन पीसेस को रखेंगे तो वो अट्रैक्ट होगा या फिर वो वाइब्रेट करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, अपने आप से ही। तो इससे पता चलेगा कि आयरन पीसेस को वो अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो आयरन पीसेस वाइब्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है, इधर उधर जा रहा है। ठीक है, तो इसका एक फील्ड होता है, और जितना जिस फील्ड का कैसे डिफाइन करते हैं, द एरिया अराउंड which in which the iron pieces experience a force of attraction or repulsion, or another magnet is or experience attraction or repulsion। जैसे ये फील्ड है इतना दूर, यहाँ पे अगर हम लोग आयरन पीसेस को रखेंगे तो वो तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, इधर अट्रैक्ट होगा कहीं पे, इधर से इधर, इधर से इधर कहीं पे जाओगे, चिपक जाएगा। या अगर हम लोग दूसरा मैग्नेट यहाँ पे रखते हैं, जैसे यहाँ मान लो यहाँ एक मैग्नेट रखते हैं, इसका नॉर्थ इसका साउथ है, अगर फील्ड यहाँ तक होगा तो इस मैग्नेट को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर यही मैग्नेट अगर यहाँ पे है होता तो इसके फील्ड की वजह से इसका अलाइनमेंट चेंज होता है, मूव करता है। तो जहाँ तक फील्ड होगा उसमें अगर हम लोग रखेंगे दूसरे मैग्नेट को या आयरन पीसेस को, तो वो अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, जो भी होना होगा, लेकिन उसके अंदर एक इन्फ्लुएंस आएगा उस बार मैग्नेट का। ठीक है ना, इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन अगर फील्ड से बाहर रख दें आयरन पीसेस को भी या फिर इस तरह से एक दूसरा मैग्नेट को भी, तो उस पर कुछ भी नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। ठीक है ना, तो फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग डेफिनेशन देना चाहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड a magnet where iron pieces are attracted। ठीक है ना, अट्रैक्टेड। और अनदर मैग्नेट, जिस तरह यहाँ पे अनदर मैग्नेट बार मैग्नेट कर लेते हैं, अनदर बार मैग्नेट, ठीक है ना, experience the force of attraction
अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है ना। या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन दूसरा मैग्नेट होगा तो एक्सपीरियंस करेगा। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसको बोलेंगे? ये मैग्नेटिक जो लाइन है, ये जो हमने बताया ना, नॉर्थ पोल से रेजेस निकलते हैं, साउथ में जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। उसको अभी हम बताएंगे, लेकिन इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का सबसे पहले देखते हैं मैग्नेट का यूनिट क्या होता है। जैसे करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है ना, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, वैसे ही मैग्नेट का यूनिट होता है टेस्ला। एसआई सिस्टम है, टेस्ला नाम है। तो यूनिट ऑफ मैग्नेट टेस्ला, ठीक है ना। और मैग्नेट को हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड को, ये मैग्नेट को हम लोग बी से दिखाते हैं। ये नोटेशन होता है, जैसे करंट को आई से दिखाते हैं, एनर्जी को जे से दिखाते हैं, जूल को जे से दिखाते हैं, ऐसे मैग्नेट को बी से दिखाते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड समझ में आए? इसे नोट करिए। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का क्या यूनिट होता है? उसको बोलते हैं हम लोग वेबर। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का यूनिट होता है। अभी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये आपके कोर्स में कम है। मैं मिला के, मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा सा मैं अपर क्लास से 12th क्लास में ये चैप्टर है, तो इसको थोड़ा सा अपर क्लास से मिलाते हुए लिखते हुए जाऊंगा, मगर आपके क्लास के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, मगर फिर भी काफ़ी सफिशिएंट है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का यूनिट है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वेबर, ठीक है ना, वेबर यूनिट होता है इसका। इसे मिटा दे रहे हम लोग, ठीक है ना। हम लोग डायरेक्शन देखना चाह रहे थे, एक टॉपिक कर रहे थे हम लोग कि जब करंट किसी वायर से पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये तो एससी और एस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलता साउथ में इंटर करता है, तो इसी के हिसाब से मैग्नेट का डायरेक्शन हम लोग बताते हैं। लेकिन जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक नाम बताता हूँ मैं, जिसको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए एक साइंटिस्ट ने बताया, नाम है उसका मैक्सवेल, ठीक है। उन्होंने लॉ दिया है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल भी है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल स्क्रू रूल भी यूज करते हैं, ठीक है ना। ये नाम दे रखा है। तो मैक्सवेल ने बताया है कि अगर हमें करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उसका डायरेक्शन निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। ये दे रखा है, क्या बताया कि जैसे मान लो सपोज करो ये वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इससे करंट जो है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में राइट हैंड रूल है ना, राइट हैंड का थंब को डायरेक्शन करंट के सामने रख दिया ऐसे, ठीक है। दूर के बच्चे दिख रही है, हाँ, तो थंब इधर रख दिया करंट के डायरेक्शन में, फिर इस फिंगर को रोटेट करेंगे, इस फिंगर को ऐसे रोटेट करेंगे, तो इधर से इन करेगा, इस वायर के राइट हैंड से इन करेगा, लेफ्ट से आउट होगा, ठीक है ना। वायर के करंट के डायरेक्शन के राइट में इन करेगा और लेफ्ट से आउट करेगा। अगर मैं इसका डायरेक्शन बनाऊं तो ये इस तरह से बनेगा, ये ठीक है ना। ये इन करेगा, ये आउट होगा, ये इन होगा, ये आउट होगा, ठीक है ना। इस तरह से इन करेगा, आउट करेगा, ये कॉइल के फॉर्म में जाएगा,
ठीक है, ये कहलाता मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, या फिर मैक्सवेल स्क्रू रूल भी बोलते हैं। स्क्रू का मतलब क्या बताया कि जैसे बॉटल होते हैं हमारे, उसके जो कॉर्क होते हैं ऊपर वाले, जब हम उसको खोलेंगे ऐसे ऐसे तो उल्टा घूमेगा ऐसे ऐसे, लेकिन वो जाएगा ऊपर की तरफ। खोलते हैं तो वो जाता ऊपर है लेकिन घुमाते उल्टा है, तो ऐसे ऐसे घूमेगा मगर जाएगा ऊपर की तरफ, तो वो रूल भी बोलते हैं। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बिल्कुल सही है कि जिस डायरेक्शन में, इसमें क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उस डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रखते हैं, फिर फिंगर को कर्ल करते हैं, बेंड करते हैं। कर्ल करेंगे तो वो बेंडिंग ऐसे आएगी, इन आउट करता रहेगा ये, ठीक है ना। तो वो दिखा रहे हैं, वो देखो पीछे वाला बच्चा कह रहा है थम्स अप, ठीक है ना सर, थम्स अप सलमान खान ऐड करता है, ठीक है ना, लो इसी में ऐड लगा दिया। आगे चले हम लोग, कितनी बात सुन में, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है। अगर एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो एक डायग्राम बनाकर एक एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है। क्या करते हैं हम लोग कि एक हम जो एक्सपेरिमेंट है उसे समझा रहे हैं हम, उसके डायरेक्शन को समझने के लिए। ये हमारा एक सरफेस है, इस सरफेस पे आयरन के जो वेफर है, आयरन के बुरादे जो होते हैं वेफर, उसको हम लोग इस पे रख देते हैं। आयरन के वेफर को इस पे ऐसे रख देते हैं, ठीक है ना। ये पूरा जो है इस तरह से इस पे हमने डाल दिए, दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को, ठीक है ना। बहुत दूर दूर के बच्चे दिखते हैं ना, दूर दूर बैठते हैं, उतना दूर दिखता नीचे बनाने से। ये दे रखा है ये, ठीक है ना। एक वायर है जिससे करंट पास करा रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। ये यहाँ से ये वायर है जिससे ये करंट ऊपर की तरफ सपोज जा रही है, ठीक है ना। करंट ऑन कर दिया तो जब करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। लेकिन ये आयरन के पीसेस है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेट जो होता है आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो जब का वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनेगा कल की तरफ में, तो इसमें क्या देखा गया कि ये जो रिंग है ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाता है। ये जो है ये जो आयरन पीसेज है ये कुछ इस तरह से अरेंज होने लगता है, ठीक है ना, रिंग के फॉर्म में अरेंज होने लगता है। कितनी बात सुन में, ये रिंग के फॉर्म में अरेंज हो रहा है। ये जो इस तरह से रैंडम फैला हुआ था अब वो रिंग के फॉर्म में आ जाता है। कुछ बात समझ में आ रही है। तो ये इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ये इस तरह से इसको आयरन पीसेस को, तो ये रिंग के फॉर्म में बनने लगता है। क्यों बनने लगता है कि जब करंट जाता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे कर होता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अपने डायरेक्शन के हिसाब से आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है और अपने डिस्टेंस के हिसाब से वो रिंग बना देता है, ठीक है ना। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इस तरह से हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग नीचे से ऊपर जा रहा था करंट, ठीक है। अगर मान लो लेफ्ट टू राइट जा रहा करंट तो कैसे लेंगे, इधर थंब लगा देंगे ऐसे जा रहा और इस तरह से करेंगे, ये फिंगर को कर्लिंग करेंगे, कर्ल करेंगे तो वो बेंड करेगा और इस तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनेगा, ऐसे होगा, ठीक है। पेन गिरा क्या, आगे चलिए। समझ में आ गया, किधर भी करंट जा रहा हो करंट का वायर पकड़ लो, फिर करंट मारेगा तुम्हें, फिर समझ में आएगा कि किधर डायरेक्शन है। करंट लगते ही तो डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई। एनीवे, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से आप लोग लगा सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसके कंसेप्चुअल सवाल जैसे एनसीईआरटी के एंट्रेंस में पूछ लेता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा करंट का डायरेक्शन देते हैं। जैसे हम लोग डायरेक्शन 4 है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। ये मिटा दूँ मैं, समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ से मिटाते हैं। हाँ, अब जैसे बोला क्या कि सपोज करो हम लोग जैसे खड़े हैं तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अगर हम लोग करंट को कंसीडर कर रहे हैं, इसको इसी तरह का सवाल आ रहा है आजकल, तो ये मान लो करंट जो है ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ये ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है डायरेक्शन के हिसाब से। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्या होगा, इस वायर के ऊपर का डायरेक्शन बताना है, इस वायर के नीचे, जैसे ये वायर जा रहा है ये ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है, ठीक है ना, ये ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है।
तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनेगा इसके चारों तरफ। तो ये वायर के ऊपर है, अपर पार्ट है, इस वायर के नीचे पार्ट है, ये उधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। समझ में आ रहा है दूर वाले बच्चे, समझ में आ रहा है? ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, उधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। अब बोला कि इस वायर के ऊपर में जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का, वो किधर से किधर होगा? Above the current carrying wire, when the current is going from east to west direction, what is the direction of magnetic field above the current carrying wire or below the current carrying wire? तो अगर above को दिखाना चाहते हैं तो जैसे ये करंट जा रहा, मैंने थंब लगा दिया ऐसे। अब हम लोग ऊपर, तो ये ऐसे जाके ऐसे बेंड करेंगे, ऐसे जाके ऐसे बेंड करें, तो ये जाके नॉर्थ से साउथ की तरफ दिखाएंगे above में। ये above में ऐसे दिखा के ये हम लोग दिखाएंगे, ऐसे बेंड करेंगे तो नॉर्थ टू साउथ। Above the current carrying wire, when the current going from east to west, the direction will be from north to south, north to south। और अगर बिलो देखेंगे, बिलो यानी अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारा हाथ जो है ना, ये करंट जा रहा है और यहाँ से हम इसको बेंड करेंगे, ठीक है ना? तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। दिख रहा है पीछे वालों को? मैं थोड़ा बेंड ही हो जाता, मैं ही वो हो गया, ठीक है ना? अब मैं राइट ही ना लेफ्ट हैंड तो कर नहीं सकते, इसलिए राइट से ही बताना पड़ेगा। तो ये हम राइट कर लिया, देख रहे ना, ये करंट जा रहा है, ये बेंड कराएंगे तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में टेक्स्ट के फॉर्म में, ये मैं लिख देता हूँ। कभी भी कहीं भी बताना हो आप फॉरन ऐसे बना के लगा दिए उस पर डायरेक्शन, ये सेंटेंस में। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट is from east to west, east to west, if the direction of current is from east to west, the direction of magnetic field, magnetic field above the current carrying wire is from north to south, north to south, ठीक है ना? and below the current carrying wire, the direction is south to north, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना? ये हमने कलर बदल के इसलिए बताया कि थोड़ा थोड़ा अलग अलग सेक्शन है एबव एंड बिलो में, ठीक। और इसको अगर हम लोग इस पर अगर करंट बनाएंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे दिखाएंगे हम लोग, ये ऐसे जाएगा, ऐसे इस तरह से, ठीक है ना? तो ये हमें डायरेक्शन से रिबेस करता हुआ करंट पूछा जाता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही विजुअलाइजिंग करने वाला टॉपिक है। ये आपको दिखेगा कम, ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा हाथों पे कि हाथ किधर से किधर जा रहा है। आगे चलते हैं। ये यहाँ तक तो टॉपिक आपके एनसीईआरटी के हिसाब से था, ये वाला जो सेक्शन डायरेक्शन का। लेकिन मैं थोड़ा सा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ कितना होगा किसी पॉइंट पे, या मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वैसे तो थ्योरेटिकल में एनसीईआरटी में दे रखा 10 में, लेकिन मैं एक फार्मूला बड़े क्लास से लिख देता हूँ और उस फार्मूले के बिहाफ पे मैं सारी बातें बता रहा हूँ कि वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये मिटा दे रहे हम लोग, और थोड़ा सा हम यहाँ से इसलिए बता रहे हैं कि कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ें जो है ना एनसीईआरटी आपके 10th क्लास में कम दे रखा है, लेकिन उस चीज़ को हम लोगों को क्लियर करने के लिए अगर मैं ये बता दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं जो से मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं।
जिसने ये स्ट्रेंथ का, बड़े क्लास में जाकर तो पढ़ेंगे इसको पूरे डिटेल में, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसने दिया उसको हम लोग बोलते हैं बायट-सेवरेट लॉ और लैपलेस लॉ। आप लोग भी सुने, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सभी सुने, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं बायट-सेवरेट लॉ और लैपलेस लॉ। बच्चे घबराए नहीं 10th वाले, क्योंकि बोलेंगे कि ये तो हमें 10th का ही नहीं पढ़ा जा रहा है, ये 12th क्लास का ऐड कर दिए इसमें, ठीक है ना। क्योंकि 10th वाले बोल रहा है कि ऑफलाइन सर एग्ज़ाम होगा बोर्ड से, अगर नोटिस आ रहा तो बोले सर ऑफलाइन रहने दो, ऑनलाइन ही ठीक है, पढ़ाए ऑनलाइन तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो। और ऊपर से मैं बता रहा हूँ 12th क्लास का, तो बोलेंगे भाई साहब ये तो भाई साहब कुछ ज़्यादा ही जुल्म करने रहे, 10th क्लास का पढ़ा ना जा रहा, 12th क्लास के फॉर्मूले लगा रहे हैं, ठीक है ना। क्या बताया कि एक वायर है ये जिसमें करंट चल रहा है, यहाँ से करंट चल रही है, ठीक है। हम लोग किसी एक पॉइंट पे इस करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, वहाँ पे निकालना चाहते हैं। सपोज ये पॉइंट है P और ये इस वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा स्ट्रेंथ, उसे हम निकालना चाहते हैं। तो ये तो वायर बहुत लंबा है, हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे वायर से निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे से लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा वो लेंगे, और फिर टोटल वायर से कितना होगा, उस छोटे वाले वायर से जितना मैग्नेटिक फील्ड आया था उसको इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट लेकर, कहाँ से कहाँ तक। कितनी बात सुन में। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा लेंथ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे DL, ठीक है ना। और ये करंट जा रहा है इससे यहाँ पे इतना एंगल पे है, मतलब इसके नॉर्मल के हिसाब से ये थीटा एंगल पे है ये, ठीक है ना। इसका परपेंडिकुलर लाइन इधर से आएगा मगर वो तिरछा है, तो यहाँ पे है। और ये हम लोग देखते हैं कि इस छोटे से लेंथ से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस P पे। मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल लेंथ है तो थोड़ा सा वैल्यू आएगा, तो उसको DB से दिखाएंगे हम लोग। B तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं, D मतलब वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो लैपलेस बायट-सेवरेट लॉ ने जो दिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू very small length DL is given as, ठीक है ना। पहले समझिए, dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया हुआ है बायट-सेवरेट लॉ का। ये DB वेरी स्मॉल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक परमिटिविटी है, ये एक कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पूरा एक कांस्टेंट है। I करंट है, DL लेंथ है, साइन थीटा इसके बीच में जो पॉइंट ले रहे हैं और जो लेंथ ले रहे हैं उनके बीच में कितने का एंगल है, और ये डिस्टेंस R स्क्वायर, कितना दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक R है, ये R स्क्वायर, ठीक है ना। इसके हिसाब से लिया गया है। कितनी बात सुन में। आगे चले, ये फॉर्मूला समझ में आया। 10th क्लास के बच्चे घबराए नहीं, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। लाइक कर लें, क्योंकि जो चीज़ पसंद ना हो उसे लाइक करना चाहिए, और जो पसंद हो उसे सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है ना। कितनी बात समझ में भाई। जो चीज़ें अच्छा है वो तो अच्छा ही है, सब्सक्राइब कर लो, जो नहीं है तो चलो कम से कम एहसान किया, लाइक कर दिया, ठीक है ना। एनीवे, इससे हम लोग, लेकिन हम क्या बताना चाह रहे थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, वो सारी बातें हम इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। और कोई लोग लिखने में लगे पड़े हैं, सबका क्या बताइए इस लॉ के हिसाब से, बायट-सेवरेट लॉ के हिसाब से, कि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ये तो हमारा एक कांस्टेंट है पूरा, जिस तरह से हम लोग बहुत सारे कांस्टेंट यूज़ करते हैं, कैपिटल G जैसे यूज़ करते हैं, GM अपॉन R स्क्वायर, तो कैपिटल G एक कांस्टेंट होता है, ऐसे ही ये एक कांस्टेंट हम डिस्कस करेंगे। ये क्या बताया, DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर। ये DI है ना, ये करंट,
तो क्या हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट के मैग्नीट्यूड पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर कम करंट चल रहा होगा तो स्ट्रेंथ कम बनेगा, ज़्यादा करंट चल रहा होगा तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का। करंट का यूनिट होता है एम्पियर। अगर मान लो हमें 1 एम्पियर का करंट चल रहा है, उसके हिसाब से जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना होगा। अगर हम करंट बढ़ा दिया, मान लो 1 की जगह पे हमने 5 एम्पियर कर दिया, तो अब उसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि करंट जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ऐसे dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl साइन थीटा। dl लेंथ हो गया और साइन थीटा एंगल का टर्म है ये, यानी इस लेंथ से और ये जो पॉइंट सिलेक्ट किया है इसके बीच का एंगल कितना है। ठीक है ना, जितना ज़्यादा साइन थीटा में हम लोग 0 देखते हैं, 0 में 0 आता है, 30 में 1/2 आता है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ता जाता है। तो क्या बताया कि dB जो है ना dl साइन थीटा लेंथ पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है, एंगल पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। जितना इनके इस पॉइंट का और इसके बीच में एंगल बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। और तीसरी बात दे रखा dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कितना दूरी पे ये P पॉइंट है इस वायर से उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर का। जिस तरह से हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी Gmm/r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे भी दे रखा है। यानी जितना ज़्यादा दूरी पे होगा उतना कम स्ट्रेंथ होगा, जितना करीब होगा वायर से वो पॉइंट उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो वायर के करीब में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड घटता जाता है। कितनी बात सुन में? तो ये बताया क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो वायर में करंट जाने की वजह से जो होता है वो इन पैरामीटर पे इस तरह से डिपेंड करता है। ये जो है एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, μ0/4π, और इस कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है μ0/4π, इसका वैल्यू है 10⁻⁻⁷, ठीक है ना, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है ना, ये देखो, ये जब रोकेंगे हम लोग तो ये यहाँ चला जाएगा, ये dl इधर नीचे चला जाएगा, I भी नीचे चला जाएगा। एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये जो है एक dl लेंथ है, लेंथ का मीटर ले लो तो ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर से 1 मीटर के अंदर नीचे मीटर बचेगा, तो मीटर यहाँ चला जाएगा, टेस्ला मीटर, और करंट नीचे जाएगा तो पर एम्पियर, यहाँ पर एम्पियर आएगा ये। ठीक है ना, μ0/4π का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है ना, ये जो μ0 है, μ0 को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है ना, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है ना, क्या मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का? जैसे यहाँ पे ये वायर है, इससे करंट जा रहा है, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहते हैं, कितना होगा, मगर इनके बीच में क्या है, एयर है, तो एयर की परमिएबिलिटी कितनी है? अगर मान लो वायर अगर पानी के अंदर से करंट ले जाते तो पानी की कितनी परमिएबिलिटी है कि उतनी ही दूरी पे करंट कितना बनेगा, फील्ड कितना होगा। तो अलग अलग मीडियम का अलग अलग परमिएबिलिटी होता है। एयर का दे रखा है μ0/4π का टोटल वैल्यू दे रखा 10⁻⁷। अगर हम लोग इसको इधर कर देंगे तो μ0 का वैल्यू होगा, क्यों क्या होगा, 4π 10⁻⁷ μ0 का वैल्यू हो जाएगा ये। इसको अगर हम लोग यहाँ लेते हैं तो 4π 10⁻⁷ ये μ0 का वैल्यू हो जाएगा। ये समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता तब भी ठीक है, ये आपके क्लास का हिसाब से नहीं है, लेकिन हम ये सिर्फ इसको स्ट्रेंथ कितना होगा किस किस पे डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो सब समझ में आ जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसे नोट करिए, फिर आगे का मैं बताता हूँ। क्या बताया कि ये जो है ना छोटे से लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड P पे कितना था, इससे हम लोगों ने लिया है, और इसका फॉर्मूला ये है। अगर हम तो एक इनडेफिनिट लेंथ ले, इनडेफिनिट का मतलब होता है इधर भी लेंथ बढ़ता जाए, इधर भी लेंथ बढ़ता जाए, ठीक है ना, तो इनडेफिनिट लेंथ से अगर मैग्नेटिक फील्ड उसी पॉइंट पे निकालना चाहेंगे तो इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे,
जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो फाइनल जो इनडेफिनिट वो डेफिनिट है, नॉट इनडेफिनिट, एक मिनट मैं मिटा लूँ, इससे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे डेफिनिट लेंथ के लिए। अरे भैया पीछे वाले बच्चे हंस रहे हैं, साहब ने अपना कहाँ से दुपट्टा निकाल लिया सफाई करने के लिए। अरे भैया ये सफाई करने के लिए मेरा दुपट्टा कितना काम का है, जब काले रंग उतरते नहीं है तो ये खुद आके काला तो हो जाता है मगर मेरे बोर्ड को साफ कर देता है, इसकी अहमियत पता है, ठीक है ना। खुद काला होता है पर मेरे बोर्ड को साफ कर देता है, ये मेरा दोस्त है बहुत, ठीक है ना, मेरा कितना सहारा देता, वरना मैं घसते रह जाता डस्टर से, रंग नहीं जाते इसके। एनीवे, तो हम क्या बता रहे थे कि इस छोटे से डीबी को जब इंटीग्रेट करेंगे और उससे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं डेफिनिट लेंथ के लिए, डेफिनिट का मतलब लेंथ फिक्स कर दिया गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डेफिनिट लेंथ, ठीक है ना। डीबी को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, आप लोग जानते हैं डेफिनेट लेंथ ऐसे, ठीक है ना। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन का नाम 10th क्लास के बच्चे सुने हैं या नहीं? सुनेंगे आगे जब पढ़ेंगे, तो मैं ये कर दे रहा हूँ, आप लोग बस याद कर लेना। इसको बहुत सारे स्टेप्स है, जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करते 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 जब लास्ट स्टेज में पहुँचेंगे तो ये डीबी जो ना बी हो जाता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डेफिनेट लेंथ। इसका फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा 2, ये ऐसे आ जाता है। अब ये इसमें हम बोलेंगे कि ये क्या क्या आ गया, तो हम लोग जैसे ये लिया था ये पॉइंट, तो हमने ऐसे आर लिया था, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो ए से दिखाएंगे, तो वो ए चेंज हो गया। इंटीग्रेट करने में बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ। ये करंट तो वैसे ही था, करंट है ही है, और ये जो साइन थीटा है, तो हमने चूंकि ये डेफिनेट लेंथ है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ले लिया, ठीक है ना। यहाँ से मान लो ये 2 मीटर, ये यहाँ से 2 मीटर या 3 मीटर, तो ये जो एंगल है, इसका जो एंगल बनेगा वो पूरा जब करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से बेसिकली यहाँ से हम लोग एंगल लेते हैं थीटा 1 थीटा 2 ऐसे लेते हैं, तो ये थीटा 1 थीटा 2 डेफिनेट लेंथ ये वाला लेना पड़ता है, ठीक है ना, थीटा 1 थीटा 2। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम लोग इनडेफिनिट ले लेते, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। इनडेफिनिट वायर का मतलब ये हुआ ऊपर भी जा रहा है नीचे। जैसे हम लोग खेतों में जाते हैं, हम अपने गांव में जाते हैं ना, तो देते हैं ना हाई टेंशन वायर जा रहा है, स्कूल जैसे इनके स्कूल के पीछे तो हाई टेंशन वायर जा रहा है, तो हंसने की कौन सी बात है, ठीक है ना। अलबरकात के पीछे भी तो हाई टेंशन वायर जा रहा है, ठीक है ना। और हाई टेंशन वायर खेतों में ही बनाए जाते हैं, तो जब हम खेत में जाएंगे तभी तो देखेंगे उसको, उसके पास जाएंगे तो जो हाई टेंशन वायर है जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, हमें भी उसका, अगर मान लो हाई टेंशन मेरे छत से जा रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मगर उसका स्ट्रेंथ कम है क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे होता है। लेकिन जब हम देखेंगे कितना दूर तक है तो पता ही नहीं चलता, कितना उधर भी चला जा रहा है, तो इनडेफिनिट लेंथ हो जाता वो। तो अगर इनडेफिनिट लेंथ होता है तो ये जो हम लोग 90 का एंगल ले लेते पूरा, ये पूरा ऐसे जाता है, साइन 90 दोनों तरफ ले लेते हैं। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है उधर भी और इधर भी, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A। ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आ जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो था आप याद करना चाहो कर सो कोई बात नहीं, लेकिन क्या बताया कि लैप्लेस लॉ के हिसाब से उन्होंने बताया है कि जो स्ट्रेंथ डिफ्रेंशिएशन तो जब क्लास में जाएंगे 12th क्लास में जब आइएगा तो पढ़ाएंगे, समझाएंगे कैसे कैसे क्या क्या ये होता आता है, ठीक है। तो ये दे रखा हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, और बाकी वो था जिस पे वो डिपेंड करता था बेसिक लैप्लेस लॉ के हिसाब से। आगे चलते हैं हम लोग इसे, ठीक है।
तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर। तो ये जो वायर है सीधा स्ट्रेट लाइन है, इससे मैग्नेटिक फील्ड कितना कहाँ पे निकलेगा वो हम लोग निकालते हैं ये फॉर्मूले से। आपको याद है, समझ में आया? ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। अगला जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें दे रखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इन अ लूप, यानी वायर जो है ना सर्कुलर लूप में अगर रहेगा तो करंट जब चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा वो एनसीईआरटी में है वो, लेकिन हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझाएंगे, वो हम थोड़ा बड़े क्लास के हिसाब से समझा देंगे, मगर आपका उसमें एनसीईआरटी भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक में हम लोग वो बताएंगे। आज तो इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, क्या है? तो मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं तो वैसे भी ना समझ, बड़े क्लास के पढ़ाऊंगा तो क्या समझेंगे जब 10th क्लास का ही नहीं समझ में आ रहा है। फिर भी अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिस मिले। साथ ही साथ ये याद रखें, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आपको अच्छा आप काम में आ सकता है। अगर आपको नहीं काम में आएगा तो आपके जानने वालों को काम में आएगा, अपने नहीं तो अपने करीबी जो जानने वाले हैं उनको काम में आएगा। वो लोग जो नीट की जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो तो पढ़ चुके हैं, मगर वो बच्चे जो 8, 9, 10 गुअर हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो जो कंटेंट हम डालेंगे, अभी आप देख के ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि हम क्या करा रहे हैं। आपके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा रहे हैं, उसी के हिसाब से हम थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं ताकि आपको आगे का भी पता रहे। यानी फाउंडेशन ऑफ जेईई नीट के लिए करा रहे हैं। जो बच्चे 10th में हैं पढ़ेंगे हमारे वीडियो से, तो वो 10th क्लास का तो पढ़ ही रहे हैं, मगर मैं उनके अपर क्लास में क्या है वो हम बता रहे हैं, उनको अभी और बताते रहेंगे हर टॉपिक से, ताकि जब वो आगे जाएंगे तो उन्हें पता होगा कि ये चीज़ें हमें आती हैं। आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है उसको कोई भी कंपटीशन बीट करना बहुत आसान होता है। अगर चाहते हो कि आगे चल के आप अपनी ज़िंदगी को सक्सेस बनाया और कंपटीशन को क्रैक करें फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकेंड अटैम्प्ट में, ऐसा कुछ नहीं है, तो कंपटीशन को, क्योंकि बहुत लोग है ना, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ठीक है ना, और बड़े निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। कुछ लोग 2-2, 3-3 बार अटैम्प्ट करते हैं मगर फिर भी फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाते, अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो उनकी कोशिशों में कुछ कमी रह जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर एक बार नहीं तो 2 बार में आप चाहते हैं कि क्रैक कर ले और अपने करियर को सेट कर ले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी जाके आप आगे अच्छा कर पाएंगे। और जिनके फाउंडेशन वीक होते हैं वही 2, 3, 4 अटैम्प्ट करने के बाद भी मंजिल को पा नहीं पाते। ठीक है, तो नोट कर ले, सब्सक्राइब कर ले।